हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इजी भी टॉपिक है। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। ठीक, एग्जाम में 5 to 10 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज को हम बार बार पूरा नहीं लिखेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को मैं BE से डिनोट करूंगी और प्रॉमिसरी नोट को PN से डिनोट करूंगी। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन है, सप्लायर है, राइट। सप्लायर ए है, इसने सप्लायर बी को गुड्स बेचे। कितने के? 10,000 के। और सॉरी, सप्लायर बी को नहीं, बायर को। ठीक है, और बायर ने इसके बदले कैश या बैंक से पेमेंट कर दी। बैंक इन द मीन्स UPI पेमेंट कर दी, डेबिट कार्ड से कर दी, क्रेडिट कार्ड से कर दी, पेमेंट कर दी। ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है कैश ट्रांजैक्शन। क्या कहलाता है? कैश ट्रांजैक्शन। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सामान बेचा, पैसा मिल गया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट, नो इशू। अगली बार क्या होती है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ती है? यहाँ पे पड़ती है। सप्लायर ए है, ठीक है, और सप्लायर ए ने सामान बेचा बायर बी को 10,000 का। अब बायर बी ने कहा, क्या कहा बायर बी ने? आइए देखते हैं। बायर बी ने कहा, आई नीड क्रेडिट पीरियड, मुझे तो क्रेडिट पीरियड चाहिए। सप्लायर ए ने कहा, आपको क्रेडिट पीरियड क्यों चाहिए? बायर ने बोला, भाई मेरे पास पैसे नहीं है पेमेंट करने के लिए, मुझे 2 से 3 महीने का समय चाहिए। सप्लायर ए ने कहा, अगर आपको समय चाहिए, आई नीड मनी, मुझको तो पैसा चाहिए, आई नीड मनी। ठीक है, ए कहता है मुझको पैसा चाहिए, बी कहता है मुझको क्रेडिट चाहिए। अब क्या चाहिए था? अब इंपॉर्टेंट क्या हुआ था? अब जरूरत हो गई थी कि यहां निकले कोई बीच का रास्ता। क्या निकले? बीच का रास्ता, जिसमें ए को क्रेडिट मिल जाए और सॉरी बी को क्रेडिट मिल जाए और ए को पैसे मिल जाए। तो ए ने कहा बी से, एक काम करते हैं, हम एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं। ठीक है, हम एक इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं और उसके तहत तुम मुझको आज से 2 महीने बाद 10,000 रुपये पे कर देना। ठीक है, सप्लायर ए ने बी से क्या कहा? ए ने बी से कहा, लेट्स मेक अ रिटन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक हम रिटन इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं। सप्लायर ने कहा, बी ने कहा ठीक है। क्या होगा इस रिटन इंस्ट्रूमेंट ने? सप्लायर ने कहा, इस रिटन इंस्ट्रूमेंट में मैं तुम्हें ऑर्डर करूंगा कि तुम मुझे 2 महीने बाद आज से 10,000 रुपये दोगे। ठीक है, बी ने कहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आती है कि सप्लायर ने बी से ये रिटन इंस्ट्रूमेंट बनाने को कहा क्यों? पहली चीज, वाई, कहा क्यों रिटन इंस्ट्रूमेंट बनाने के? और दूसरा क्वेश्चन आया, रिटन इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? ये 2 क्वेश्चन आए। देखो, ये जो रिटन इंस्ट्रूमेंट सप्लायर ने बी से बनाने के लिए कहा, उससे होगा क्या? सप्लायर ये रिटन इंस्ट्रूमेंट लेके जाएगा बैंक के पास, बैंक को इंस्ट्रूमेंट देगा और वहां से पैसा ले लेगा। ठीक है, इससे इसके पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, राइट। इससे इसके पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और उसको क्रेडिट मिल जाएगा। सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर will go to bank and takes money against instrument.
एंड ऑन ड्यू डेट बायर मेक्स पेमेंट टू बैंक। वेरी सिंपल। अब इससे देखो दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई ना, ए को पैसा मिल गया और बी को क्रेडिट पीरियड मिल गया, इसलिए ये रिटेन इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन वाई का आंसर तो मिल गया। अब ये जो रिटेन इंस्ट्रूमेंट है ये क्या होते हैं और क्यों होते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, राइटिंग अच्छी आनी चाहिए, है ना। ये जो रिटेन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये जो रिटेन इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है, ये आपके हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो कि आपके गवर्न होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से। ये अभी आपके सिलेबस का पार्ट है, आप इसको लॉ में पढ़ोगे, ठीक है। जब आप लॉ में पढ़ोगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो आपको पता पड़ेगा कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक, जो हम यूज करते हैं अपनी डे टू लाइफ में मोस्ट कॉमनली, ठीक है, हुंडी, ये सब क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। अब आपकी बुक में जो कवर है, बुक में क्या मतलब आपके अकाउंट्स में जो कवर है, वो दो तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कवर है। कौन कौन से कवर है, देखो आपको कवर है 1 और 2, ठीक है। आपके पास क्या कवर है, आपके पास कवर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एक कवर है प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। देखो अब दो नाम है, दोनों तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, लेकिन दोनों के नाम क्या है, अलग अलग है। जब दोनों के नाम अलग अलग हैं, इसका मतलब दोनों के अपने अलग अलग फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होते होंगे, ये बात तो डेफिनेट है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज किस तरीके से प्रॉमिसरी नोट से डिफरेंट है, ये हम देखते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को। ओके 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 ओके, ठीक है। चलो क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, थोड़ा नीचे लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखनी है ना, ठीक है। एक सप्लायर है हमारा एक, ठीक, एक हमारा सप्लायर है एक, इसने क्या किया, बायर को सामान दिया, बी को 15,000 का, ठीक। अब क्या हुआ, फिर वही बात आई, सप्लायर ने कहा आई नीड मनी, बायर ने कहा आई नीड क्रेडिट पीरियड, ठीक है। तो सप्लायर ने कहा हम एक इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं, ठीक है, लेट्स मेक अ बिल, एक बिल बनाते हैं इन विच ऑर्डर टू पे, ठीक है, इन विच ऑर्डर टू पे कंसिस्ट, ठीक है, एंड you will accept the same, you will accept the same। बायर ने कहा मैं एक बिल बनाता हूँ जिसमें आई ऑर्डर यू टू पे 10,000 रुपीज़ आफ्टर 2 मंथ, ठीक है। एक इस तरह का हम बिल बना लेते हैं जिसमें आपको ऑर्डर टू पे होगा। तो बायर बी ने कहा ओके ओके नो इशू है, मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं क्या कर लूँगा, इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। सप्लायर ने बनाया, यहाँ पे मेकर कौन है, देखो यहाँ पे मेकर सप्लायर है ना, सप्लायर ए मेकर है, ठीक है। और बायर क्या है, बायर भी क्या है, इसका एक्सेप्टर है। इनके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, ठीक है ना। सप्लायर ए यहाँ पे क्या है, ड्रॉवर है, तो ये क्या है यहाँ पे ड्रॉई है,
ठीक है ना, समझ में आ गया। तो सब बायर भी तैयार हो गया, ठीक है, आप एक ऐसा बिल बना लो, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। एक्सेप्ट कैसे करेगा, सिग्नेचर कर देगा, यस आई एक्सेप्टेड इट, और साइन करके रिटर्न कर देगा, किसको, साइन करके एक्सेप्ट करके सप्लायर बी को रिटर्न कर देगा। आफ्टर एक्सेप्टिंग रिटर्न टू ए, ठीक है, ए को रिटर्न कर देगा, साइन करेगा, रिटर्न को ए कर देगा, ठीक है, हो गया, मेकर हो गया। अच्छा एक बार और देखो, यहाँ पे बिल ड्रॉ करने वाला डेटर है या क्रेडिटर है, यहाँ पे बिल ड्रॉ करने वाला आपका क्रेडिटर है। देखो सप्लायर क्या है, क्रेडिटर है ना, क्योंकि सप्लायर को पैसे चाहिए और उसी ने बिल ड्रॉ किया है, और ये क्या है, ये डेटर है। तो याद रखना बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, अरे यार बीई लिख देते हैं, बीई ड्रॉन बाय क्रेडिटर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है, या जहाँ पे क्लियर कट नहीं लिखा होता, बिल्स ड्रॉन बाय क्रेडिटर लिखा होता है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए याद रखना बिल्स हमेशा कौन ड्रॉ करता है, क्रेडिटर। अच्छा अब एक बात बताओ मुझको, यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर सप्लायर ए को क्या होगा, पैसा मिलेगा ना, और बी को पैसा देना है, तो सप्लायर ए के लिए ये जो बिल है वो क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगी ये बिल, और इसको पैसा देना है तो बायर के लिए बिल क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा, राइट। तो सप्लायर ए इसको कैसे रिकॉर्ड करेगा, इसको रिकॉर्ड करेगा एज बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, और ये रिकॉर्ड करेगा एज बिल्स पेबल, ठीक है। इसको पेई भी बोलते हैं और इसको पेयर भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है देख लो, ठीक है। पेयर कौन होता है, वो पर्सन जो आपको पेमेंट करता है, ठीक है। ड्रॉई कौन है, जिसने बिल एक्सेप्ट, नामी के लिए देखिए एक्सेप्ट कर रहा है। मेकर जिसने बिल बनाया, ड्रॉअर जिसने बिल ड्रॉ किया इन लैंग्वेज ऑफ लॉ, एंड पे जिसको पैसा मिलेगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, जनरली ड्रॉअर एंड पे आर सेम पर्सन। जनरली ड्रॉअर एंड पे क्या होते हैं, सेम पर्सन होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ड्रॉअर, मेकर कौन होता है, पर्सन हु ड्रॉ और मेक अ बिल, राइट। उसके अलावा पेई कौन होता है, पर्सन हु रिसीव पेमेंट, ठीक। एक्सेप्टर या पेई पेयर या ड्रॉई कौन होता है, हु एक्सेप्ट द बिल और मेक्स पेमेंट, ठीक है ना। ये बहुत याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ना इन वर्ड्स के कारण बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से याद रखना। ड्रॉअर एंड मेकर, पर्सन जिसने बिल को ड्रॉ किया है या बनाया है, पेई जिस इंसान को पैसा मिलेगा, पेयर जो पे करेगा, एक्सेप्टर जिसने एक्सेप्ट किया हुआ है, ड्रॉई जिसको पैसा देना है, ठीक है। तो ये वर्ड्स को आपको बहुत अच्छे से ना याद रखना है। ड्रॉअर एंड मेकर, पेई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये कंफ्यूजन बहुत होता है, एक्सेप्टर, ड्रॉई एंड पे, राइट। चलो समझ में आ गया। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रेडिटर बिल्स ड्रॉ करता है, पार्टी डेटर उस बिल्स को एक्सेप्ट करती है, ठीक है, कि वो इतने समय बाद पैसे देगी। यहाँ पे ड्रॉअर और पे सेम पर्सन भी हो सकते हैं और डिफरेंट पर्सन भी हो सकते हैं। जनरल केसेस में ये सेम पर्सन रहते हैं। चलो अब देखते हैं प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है। सेम केस लेते हैं ना। प्रॉमिसरी नोट में क्या था,
सप्लायर था, ठीक है, देख लो ये रिकॉर्ड हो, हाँ सप्लायर था ए, ठीक, और बायर था बी, ठीक। 15,000 का सामान बेचा, अगेन सप्लायर ने बोला आई नीड मनी, बायर ने बोला आई नीड क्रेडिट। जिसी बात का झगड़ा है पूरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। एक बंदा बोलता है आई नीड मनी, दूसरा बोलता है मुझको तो पैसा क्रेडिट दे चाहिए, पैसा नहीं दे सकता। तो जब सप्लायर ने बोला कि नहीं 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 भाई मुझको तो अब भी पैसा चाहिए, अभी पैसा चाहिए, और बी ने बोला नहीं मैं पैसा नहीं दे सकता, तो बी ने कहा एक काम करते हैं, मैं आपको एक प्रॉमिसरी नोट बना कर देता हूँ। क्या बना के देता हूँ? प्रॉमिसरी नोट बना कर देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये क्या करेगा, प्रॉमिस करेगा, प्रॉमिस टू पे, ठीक है। और ये बनाकर वो किसको दे देगा, ये बनाकर वो दे देगा सप्लायर को, ठीक है। ये बना के किसको दे देगा, सप्लायर को दे देगा, ओके। सप्लायर ने ले लिया। अब देखो यहाँ पे पैसा किसको मिलेगा, सप्लायर को ही मिलेगा ना। तो सप्लायर को अगेन प्रॉमिसरी नोट मिला, उसके लिए असेट, इसको पैसा देना, इसके लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। इसमें बनाया किसने है, इसने बनाया है मेकर ने, और ये क्या है, पेई है, ठीक है। एक और नाम आता है, ये उसको बोलते हैं प्रॉमिसर और इसको बोलते हैं प्रॉमिसी, ठीक है। ये नाम आप अपने लॉ में पढ़ोगे, ठीक है। बायर ने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया, उसने एक पेपर पे लिखा आई प्रॉमिस टू पे ₹15,000 आफ्टर 2 मंथ, ठीक है, और साइन करके सप्लायर को दे दिया। तो देखो यहाँ पे दो ही पार्टी है, एक मेकर है एक पेई है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी थी, ड्रॉअर था, एक्सेप्टर था और पेई था, राइट। फिर से देखना, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी थी, ड्रॉअर था, एक्सेप्टर था और पेई था। लेकिन प्रॉमिस में सिर्फ 2 पार्टी होती है, एक मेकर और एक पेई होती है, ठीक है। प्रॉमिस टू पे कर दिया, समझ में आ गया। देखो अंतर देखना, अंतर क्या है, यहां पर बिल को बनाने वाला कौन है, डेटर, ये कौन है, क्रेडिटर। अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ये क्या है, प्रॉमिसरी नोट मेड बाय डेटर, क्योंकि भाई यहाँ पे प्रॉमिस है तो डेटर ही बोलेगा ना, हाँ भाई मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पैसे दे दूंगा। वहां पे सेलर क्या था, सेलर एक नोट बना रहा था, बोल रहा था, ऑर्डर कर रहा था कि तुमको इतना पैसा देना है मेरे को इतने समय बाद। वहाँ पैसा लेने वाला बना रहा था या पैसा देने वाला बना रहा है, ये प्रॉमिसरी नोट होता है, ठीक है। समझ में आ गया, कौन बनाता है, डेटर बनाता है। अगर आप डिफरेंस देखना चाहो, ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, मेड बाय या ड्रॉन बाय डेटर। एक वर्ड और यूज करते हैं, दैट इज ड्रॉन बाय डेटर। प्रॉमिसरी नोट ड्रॉन बाय डेटर एंड बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर। इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड। जब तक डेटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड नहीं है। प्रॉमिसरी नोट डजंट रिक्वायर एक्सेप्टेंस। देखो अगर डिफरेंस डिस्कस करना हो ना, मोटे मोटे डिफरेंसेस देखो, डिफरेंसेस देखो, डिफरेंसेस, यहाँ है बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ है प्रॉमिसरी नोट। इट रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस, ठीक। इट डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस, इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, पहला। दूसरा, देयर आर 3 पार्टी। यहाँ पे कितनी पार्टी होती हैं, 3 पार्टी। कौन कौन सी होती हैं, ड्रॉअर, पेई एंड एक्सेप्टर, ठीक है। देयर इज ओनली 2 पार्टी, यहाँ पे सिर्फ 2 पार्टी होती हैं। कौन कौन सी, मेकर एंड
पेई, राइट। तीसरा, ड्रॉन बाय क्रेडिटर, इट्स ड्रॉन बाय डेटर, ठीक है। इस फोर्थ, इट कंटेन ऑर्डर टू पे, इट कंटेन प्रॉमिस टू पे, ठीक है ना। समझ में आ गया डिफरेंस? यही सारी चीजें तो थी ऊपर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अगले इंपॉर्टेंट चीज, वो है हमारा जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो आपका या प्रॉमिसरी नोट हो, हम दोनों को ही बुक में रिकॉर्ड कैसे करते हैं? एज बिल्स रिसीवेबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट बोथ recorded as bills receivable और bills payable, ठीक है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लिखवाया था क्या? हाँ, अब इसके लिए यहाँ भी सप्लायर के लिए ये क्या होगा? यहाँ पे इसके लिए BR होगा और इसके लिए BP होगा, क्योंकि इसके लिए तो लाइबिलिटी है ना, इसके लिए एसेट है, इसके लिए लाइबिलिटी है, राइट। चलो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल। पहला एग्जांपल हम बिल ऑफ एक्सचेंज का देख लेते हैं और मैं आपको दो प्रॉमिसरी नोट का भी एग्जांपल दे दूंगी और आप देख लेना दोनों एग्जांपल में जर्नल एंट्री जो है ना बिल्कुल भी अंतर नहीं आता जर्नल एंट्री में, ठीक है। देखो क्या है, सप्लायर है, हमारा सप्लायर जो है वो है ऋतु, मिस ऋतु, और हमारे जो बायर हैं, ठीक है, हमारे जो बायर हैं वो है बिट्टू, ठीक है। ऋतु जी ने हमारे बायर बिट्टू को सामान बेचा है 10,000 कर देते हैं, सामान बेचा है 10,000 का, ठीक है। अब इनके बीच में झगड़ा छिड़ गया। सप्लायर ऋतु जी कह रही है मुझको तो पैसा चाहिए, मुझको पैसा चाहिए। बायर बिट्टू कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, मुझको तो क्रेडिट चाहिए। ये मांग रही है पैसा पैसा, ये मांग रहे हैं क्रेडिट क्रेडिट। तो सप्लायर ऋतु जी ने कहा ओके हम एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर लेते हैं। इनने क्या कहा? लेट्स ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इसने कहा ओके नो इशू, आई विल एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। तो अगर लैंग्वेज में लिखो तो क्या है? बिट्टू एक्सेप्ट द बिल्स ड्रॉन ऑन हिम बाय मिस ऋतु। मिस ऋतु के द्वारा जो बिल ड्रॉ किया गया उसको बिट्टू ने एक्सेप्ट कर लिया, ओके ठीक है, कर लिया। तो अब बताओ मुझको ये बताओ कि सप्लायर के लिए ये क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल हो गया ना, क्योंकि इनको तो पैसा मिलेगा और इनको पैसा देना है, तो इनके लिए क्या हो गए? बिल्स पेबल हो गए। यही तो होगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। इनको पैसा मिलेगा, साइन करके क्या हुआ? साइन करके हमारे बिट्टू जी ने वो बिल्स दे दिए, ठीक। क्या किया? बिल एक्सेप्ट एंड गिवन टू ऋतु। बिल को एक्सेप्ट किया और ऋतु को दे दिया। अब ऋतु को पैसा मिलेगा कितने महीने बाद? 3 महीने बाद मिलेगा, ये उनके बिल्स में लिखा हुआ था।
और बिट्टू को पैसा देना है। अब बात आती है जर्नल एंट्री की कि रितु अपने बुक में क्या जर्नल एंट्री डालेगी और बिट्टू अपने बुक में क्या जर्नल एंट्री डालेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या हुआ। एक बात बताओ, रितु क्या कर रही है? रितु सेल कर रही है, सेल ही कर रही है ना। और ये बायर है तो ये क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है ना। ठीक है, तो पहली जो एंट्री दोनों की बुक्स में जाएगी वो उसी की डालते हैं। सेल की एंट्री जाएगी तो रितु अपने बुक में सेल रिकॉर्ड करेगी, राइट। तो रितु अपनी बुक में जब सेल रिकॉर्ड करेगी तो सेल की एंट्री क्या डालेगी? सेल की एंट्री डालेगी बिट्टू अकाउंट डेबिट टू सेल। कितने से? 10,000 से। ओके, और ये क्या करेगा? ये परचेज की एंट्री डालेगा। ये परचेज करके आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रितु 10,000 से। देखो इस एंट्री में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं कलर चेंज कर रही हूँ। देखो क्या होता अगर बिल्स रिसीवेबल नहीं ड्रॉन हुए होते, बिल्स रिसीवेबल साइन नहीं हुए होते, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनाया होता तो क्या होता? बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनाया होता तो जब पैसा मिलता, कैश मिलता या बैंक मिलता से मिलता, ये क्या करते? तो बिट्टू डाल देती और पैसा रिसीव हो गया कि एंट्री पास कर देती, राइट। यही करती। और ये भी क्या करते? रितु अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जैसे भी पेमेंट करते एंट्री को पास कर देते। यही होता ना। लेकिन अभी हो क्या रहा है? अभी इसकी जगह कैश तो नहीं मिल रहा है ना, एक बिल ऑफ एक्सचेंज मिला है ऑन द स्पॉट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जब मिला है तो उसकी एंट्री क्या डालेंगे लोग? ये डालेंगे बिल्स रिसीवेबल। इसको तो बिल्स रिसीवेबल मिले हैं, ये लगेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिट्टू। ठीक है कि भाई मुझे तो BR रिसीव हो गए, ये एंट्री डाल देगी। और बिट्टू क्या डालेगा? बिट्टू को तो देना है तो ये डालेगा रितु अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 10,000। ठीक है, समझ में आ गई एंट्री। देखो यहाँ कैश और बैंक की जगह क्या आ गया? BR आ गया ऑन द स्पॉट में, ये आ गया BR आ गया। ठीक है ना, सॉरी BP आ गया। ठीक है, BP आ गया। समझ में आ गई एंट्री। तो अगर आप बोलोगे तो एंट्री क्या हो गई? इसको आप लिख सकते हो जर्नल एंट्री बुक्स ऑफ ड्रॉवर, जिसने ड्रॉ किया है उसकी बुक्स में ये एंट्री आएगी। ठीक है, बुक्स ऑफ ड्रॉवर। और यहाँ पे हो सकता है बोलोगे जर्नल एंट्री बुक्स ऑफ एक्सेप्टर के या ड्रॉई, जो एक और नाम दिया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड है ड्रॉई, की बुक्स में क्या एंट्री आएगी। ठीक है, ओके, चलो क्लियर। ठीक है, अगर एक फॉर्मूले के फॉर्मेट में इसको रखना हो या ऐसे रखना हो तो क्या रखोगे? इसको रखोगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर या ड्रॉई। और इसको क्या रखोगे? इसको रखोगे मेकर ऑब्लिक ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब इस 3 महीने के जो पीरियड में आप BR रखोगे उसमें भी ना बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे
फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ड्रॉअर, ठीक है, जिसने बिल को बनाया है, ठीक है। तो इसको तो हम करते हैं यहाँ पे क्लोज, ठीक है। अब हम देखते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। अभी हम चल रहे हैं, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं होल्डिंग पीरियड ना, पॉइंट ऑफ व्यू जो चल रहा है वो ड्रॉअर का चल रहा है, ठीक है। ड्रॉअर क्या क्या कर सकता है अपने होल्डिंग पीरियड में। होल्डिंग पीरियड यानी जितने समय तक उसके पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज रहेंगे, उसके पास क्या क्या ऑप्शन है करने के, ठीक है। उसके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं करने के, बहुत कुछ कर सकता है वो। पहला क्या है, सिंपली होल्ड करा रहे। दूसरा क्या है, एंडोर्स कर दें, ठीक है। तीसरा क्या कर सकता है, तीसरा उसको डिस्काउंट कर दे, ठीक है, या बिल्स ऑफ कलेक्शन के लिए दे दे। बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम देख एक करके सारे ऑप्शंस को देखते हैं, ठीक है। देखो कलर चेंज करते हैं, होल्ड मतलब बिट्टू भैया को, नहीं सॉरी ऋतु, मिस ऋतु को जो मिला था, बिल्स रिसीवेबल मिले थे, मिस ऋतु जी को बिट्टू भैया पे पूर्ण विश्वास था कि नहीं हमारे बिट्टू भैया बहुत अच्छे हैं, हम 3 महीने तक डीआर को अपने पास संभाल के रखेंगे, 3 महीने बाद बिट्टू जी हमको पैसा दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी। बहुत सिंपल है। तो भाई जो होल्डिंग पीरियड था 3 महीने के लिए, उसमें कोई जनरल एंट्री होगी का? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों होगी? जब कोई इवेंट ही टेक प्लेस नहीं हो रहा, कोई ट्रांजेक्शन टेक प्लेस नहीं, तो होल्डिंग पीरियड में एंट्री क्या है? नो एंट्री, नो एंट्री, राइट। एंडोर्समेंट की बात आ रही। एंडोर्समेंट अब क्या हुआ, हमारी ऋतु जी थी, ऋतु जी ने बिट्टू को सामान बेचा था कितने का? 10,000 का, और बिट्टू जी ने इसके बदले एक बीआर साइन कर कर एक्सेप्ट करके ऋतु को दिया था, ठीक है। ऋतु के पास अभी भी वो बीआर था। अब ऋतु ने भी तो माल कहीं ना कहीं से खरीदा होगा। ऋतु ने ये माल खरीदा था सीता से। किससे खरीदा था? मिस सीता से ये माल उन्होंने खरीदा था। अब मिस सीता आई, बोली कि भाई मुझको तो अपना पैसा चाहिए, मुझे अपना पैसा दे दो। ये जो पैसा इनको देना था वो भी 10,000 रुपये ही देना था। एग्जाम्पल में मान के चल रहे हैं, सीता जी को पैसा, सीता को कितना पैसा देना था? 10,000 देना था। ऋतु ने बोला कि नहीं नहीं, अभी तो मेरे पास पैसा है ही नहीं। अच्छा, तो एक काम करो, तुम मेरे पास बीआर पड़ा हुआ है, बिल्स रिसीवेबल, 3 महीने बाद इससे पैसा मिलेगा, तुम ये पैसे ले जाओ। ठीक है। तो सीता ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे वो बीआर दे दो, मैं बीआर ले जाती हूँ। और सीता जी बोलती हैं ठीक है, मैं वो बिल्स रिसीवेबल ले लेती हूँ, एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऋतु ने जो बिल्स रिसीवेबल, ऋतु के पास जो बीआर था, ऋतु ने वो बीआर किसको आगे एंडोर्स कर दिया? सीता। एंडोर्स का मतलब क्या होता है? बीआर को आगे दे देना। अब बीआर किसके पास है? अब बीआर चला गया सीता जी के पास, यानी कि ड्यू डेट पे जो उसकी पेमेंट होगी वो बिट्टू किसको करेगा? सीता को करेगा, ठीक है ना। ड्यू डेट पे पेमेंट किसको होगी? सीता को होगी, राइट। चलो, अब एंट्री क्या होगी ऋतु की बुक में, ठीक है ना। जर्नल एंट्री देखना ऋतु की बुक में क्या होगी। जर्नल एंट्री ऋतु की बुक में, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल माल खरीदा था ऋतु ने सीता से, तो जब माल खरीदा होगा, परचेज किया होगा, तब एंट्री क्या डाली होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सीता, यही एंट्री डाली होगी ना। क्रेडिटर रही होगी सीता 10,000 से। अब सीता क्रेडिटर को खत्म करना है, वो सीता को क्या करेगी? बीआर दे देगी। और जब सीता को बीआर दे देगी तो सीता का अकाउंट खत्म हो जाएगा। सीता अकाउंट डेबिट 10,000 टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल ले जाएगी 10,000 के। तो एंडोर्समेंट की एंट्री क्या हुई? देखो, एंडोर्समेंट की एंट्री ये हुई, दिस इज द एंट्री ऑफ एंडोर्समेंट, ये है एंट्री ऑफ एंडोर्समेंट।
समझ में आया? जिसने आपको बिल दिया, ठीक है, ये आपका एंडोर्सी है, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू BR। समझ में आ गया? क्योंकि देखो पहले बिल्स थे ना रितु के पास, डेबिट में पड़े हुए थे एसेट, अब उसे जब BR दे दिए सीता को तो उसके पास वो BR नहीं रहे, तो सीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ओके, चलो अब बात करते हैं डिस्काउंट के केस की। डिस्काउंट में क्या होता है, थोड़ा सा सरका लेते हैं यार इसको, ठीक है। डिस्काउंट के केस में क्या होता है, डिस्काउंट बोलो या डिस्काउंटिंग बोलो, डिस्काउंटिंग बोलो। अब देखते हैं क्या हुआ। ऋतु थी, ऋतु को बिट्टू से BR मिला था, कितने का, 10,000 का, ठीक है। अब ऋतु को लगा मुझे तो कैश चाहिए चाहिए भाई, कैश, मुझे कैश के बिना अपना नहीं चलेगा, कहता ना अपन का इसके बिना नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा। ऋतु कहता भैया अपने आप तो कैश के बिना नहीं चलेगा। ऋतु पहुंची कहाँ, बैंक के पास, बोली बैंक भैया पैसे दे दो, पैसे दे दो। बैंक ने बोला चल भाई पैसे नहीं देता मैं। बैंक ने भगा दिया। बैंक पैसे बिना किसी बात के बैंक पैसे देगा? बैंक बोला मैं ऐसे पैसे नहीं देता, ठीक है। इसके पास था तो ऋतु क्या गई, ऋतु गई बैंक के पास, BR तो थे ही इसके पास। ऋतु पहुंची बैंक के पास और बोली बैंक भैया पैसे दे दो। बैंक ने बोला नहीं देता ऐसे। वो ऋतु ने कहा मेरे पास ना BR पड़े हुए हैं 10,000 के। बैंक ने बोला अच्छा BR है तुम्हारे पास, लाओ लाओ मैं दे देता हूँ पैसे। बैंक बोला एक चीज़ है, पूरे 10,000 नहीं दूंगा। तो ऋतु बोली क्यों नहीं दोगे 10,000? मेरे BR तो 10,000 के हैं ना, तुम मुझे BR 10,000 के दो। बोला तुम्हें मैं एडवांस में पेमेंट कर रहा हूँ, 3 महीने बाद मुझे पेमेंट मिलेगी, ठीक है। तो मेरा भी तो खर्चा पानी बनता है कि नहीं बनता है, मुझे भी तो इंटरेस्ट कमाना है। अगर पैसे नहीं मिले तो क्या? तो ये सब बातों को ध्यान रखते हुए बैंक ने बोला कि मैं तुमको 10,000 के बदले 9,000 रुपये दूंगा। कितने दूंगा? 9,000 दूंगा, और 1,000 रुपये मेरे चार्जेस हैं, ठीक। तो बैंक ने क्या बोला, बैंक ने कहा मैं तुमको कितने दे देता हूँ, 9,000 कैश दे देता हूँ। कैश में देने मतलब बैंक में आपके 9,000 दे देता हूँ, बाकी जो 1,000 है वो मेरे चार्जेस हैं। मरता क्या ना करता। ऋतु को पैसे की थी बहुत रिक्वायरमेंट। ऋतु ने कहा ठीक है बैंक भैया हमको 9,000 रुपया दे दो। तो 9,000 रुपया ऋतु जी ने बैंक से ले लिया। अब देखो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से देखना। देखो जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। ये जो चार्जेस इकट्ठे किए ना इसको अपन बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जो बिल्स रिसीवेबल थे, पड़े हुए थे डेबिट में एसेट की तरह, उसको उन्होंने निकाल के दे दिया, एसेट उसकी कम हो गई, राइट। तो अकाउंट में कितने आ गए, 9,000। डिस्काउंट कितने का दे दिया, 1,000, और बिल्स रिसीवेबल 10,000। हो गया, एंट्री समझ में आ गई। डिस्काउंटिंग की क्या होती है? डिस्काउंटिंग की होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। चलो अब हमारा इस टॉपिक आता है बिल्स ऑफ कलेक्शन का। क्या आता है? बिल्स ऑफ कलेक्शन का। बिल्स ऑफ कलेक्शन क्या होते हैं, देखते हैं भाई बिल्स ऑफ कलेक्शन क्या होता है, राइट। देखो होता क्या है, कई बार क्या होता है जिसके पास बिल्स रिसीवेबल रखे होते हैं ना, वो कहता है यार कौन टंटा पाले, कौन कंझट ले कि भाई मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं, लेने पड़ेंगे, कलेक्ट करना पड़ेगा उस व्यक्ति से जाके। कई बार बहुत सारे बिल्स रिसीव होते हैं ना, उनको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए जो क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल होल्डर होता है ना, वो जाके बिल्स रिसीवेबल बैंक को दे देता है और कहता है ये मेरे बिल्स रिसीवेबल हैं, इनको तुम पकड़ो, ड्यू डेट पे तुम कलेक्शन करना और कलेक्शन करके पैसे मुझे दे देना, ठीक है। समझ में आ गया कैसे? मैं फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बात कर रही हूँ ऋतु ही थी हमारे एग्जांपल में ना, ऋतु थी, ठीक है। ऋतु के पास BR थे कितने के, ऋतु के पास BR पड़े हुए थे 10,000 के, ठीक है।
अब रितु को ना बहुत कंसर्न था, सेफ्टी का कंसर्न था, कौन बाद में जाके बिट्टू से पैसा कलेक्ट करेगा इसका कंसर्न था, सब कुछ था। तो इतना सब कंजट रितु नहीं पालना चाहती थी। मेरे से नहीं होगा ये सब, मैं जाके बैंक को दे देती हूँ। इसने बैंक को दे दिया और बैंक से कहा ये मेरे बीआर तुम पकड़ो और तुम इसको कलेक्ट करना और कलेक्ट करके मुझे पैसे दे देना। अब बात आती है कि यार डिस्काउंटिंग में भी बैंक के पास जा रही थी, वहाँ बीआर दे रही थी, पैसे ले रही थी, यहाँ भी तो वही हो रहा है। नहीं, यहाँ वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे पेमेंट कब मिल रही थी? यहाँ पेमेंट मिल रही थी, आपको याद रखना, यहाँ पेमेंट जो मिल रही थी वो मिल रही थी ऑन द स्पॉट। आप तुरंत जाके अपने बीआर दे रहे थे और पैसे ले रहे थे। यहाँ पे क्या है, आप बीआर को दे दोगे। पेमेंट कब होगी? पेमेंट होगी ऑन ड्यू डेट। पेमेंट तो ड्यू डेट पर ही होगी, अभी कोई पेमेंट नहीं होगी। पेमेंट कब करेंगे हम? पेमेंट तो हम ड्यू डेट पर ही करेंगे। क्यों? ड्यू डेट में बैंक कलेक्ट करेगा पैसे और पैसे कलेक्ट करके रितु को पे कर देगा। ठीक है, तो अब एंट्री क्या होगी? जब रितु बैंक को अपने बीआर देगी तो रितु के पास क्या आ जाएंगे? रितु के पास आ जाएंगे बिल्स ऑफ कलेक्शन। क्या आ जाएंगे? बिल्स ऑफ कलेक्शन आ जाएंगे रितु के पास। ठीक है, टू बिल्स रिसीवेबल चले जाएंगे। ये जब वो उसको दे देगी तब की एंट्री है। 10,000 और मैच्योरिटी पे ऑन मैच्योरिटी कह लो, और कलर दूसरा ले लेती हूँ। ठीक है, ऑन मैच्योरिटी या ड्यू डेट पे क्या होगा? बैंक पैसा कलेक्ट करेगा और करेक्ट करके पेमेंट कर देगा। तो सेकेंड एंट्री क्या बन जाएगी? रितु की बुक में रितु के पास पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स, पता नहीं क्यों फॉर लिखती हूँ, बिल्स ऑफ कलेक्शन। $10,000 समझ में आ गया? यहाँ तक तो अब कोई इश्यू नहीं होगा किसी को भी। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का क्लास का एक और टॉपिक लेती हूँ उसी के आगे का। ये अपने होल्डिंग पीरियड की बात करी थी ना, अब हम ड्रॉअर का पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ड्रॉअर का ही है, क्योंकि बिल्स रिसीव बीआर किसके पास है? ड्रॉअर के पास ही है ना। ठीक है, ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे क्या होगा? मैच्योरिटी पे भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। देखो क्या क्या हो सकता है मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी पे आपने होल्ड कर रखा था। क्या कर रखा था? होल्ड कर रखा था। हमारा पहला केस ऊपर देखो होल्ड का ही था ना, होल्ड था, नो कोई एंट्री हुई नहीं होल्डिंग पीरियड में। अब ड्यू डेट आ गई, मैच्योरिटी की डेट आ गई, और हमारा जो पार्टी थी, हमारी जो पेयर था, एक्सेप्टर था, यानी कि जो बिट्टू जी थे, बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, जो ड्यू डेट थी उसी ड्यू डेट पे आए और बोले रितु जी नमस्ते, कैसी हो, अच्छी हो? रितु जी बोली हाँ हाँ अच्छे हैं, पैसे ले आए? बिट्टू बोलते हाँ हाँ बिल्कुल ले आए, लो पकड़ो पैसा। तो क्या होगा? होल्डिंग पे अगर बिट्टू पेमेंट कर देता आके अच्छे से तो वो एंट्री डाल लेंगी। क्या एंट्री डाल लेंगी? एंट्री डाल लेंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 10K से, और कहानी खत्म। होल्डिंग किया हुआ था मैच्योरिटी पे, पेमेंट हमारे एक्सेप्टर ने हमको दे दी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। ठीक है, चलो अब दूसरा केस देखते हैं। हमने एंडोर्स कर रखा था। क्या कर रखा था? एंडोर्स कर रखा था। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ रितु जी ने बिल किसको दे दिया था? बिल्स सीता को दे दिए थे। अब उस बिल्स रिसीवेबल की पेमेंट भी किसको मिलेगी? सीता को मिलेगी ना। किससे मिलेगी? बिट्टू से मिलेगी। उस बिल्स रिसीवेबल की पेमेंट किससे मिलेगी? बिट्टू से मिलेगी ना, सीता को। ठीक, तो पेमेंट करेगा बिट्टू, पेमेंट मिलेगी सीता को, तो रितु क्यों एंट्री डालेगी? रितु एंट्री नहीं डालेगी। तो यहाँ एंडोर्समेंट के केस में क्या आ जाएगा?
इसके दी गली विच नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, अगला केस बनता है, आपने डिस्काउंट करा लिया हो। देखो डिस्काउंटिंग के केस में मुझे एक बात बताओ, बिल्स रिसीवेबल किसके पास चले गए थे? बैंक के पास। पैसा कौन कलेक्ट करेगा? बैंक कलेक्ट करेगा। पैसा देगा कौन? बिट्टू देगा। पैसा कलेक्ट कौन करेगा? बैंक। पैसा देगा कौन? बिट्टू। अरे भाई, पैसा कलेक्ट बैंक करेगा, पैसा बिट्टू देगा, तो रितु के बुक में, रितु के बिजनेस में कोई इवेंट या ट्रांजैक्शन होगी? नो एंट्री। ठीक है ना, नो एंट्री। याद रखना इन दोनों केसेस में नो एंट्री तभी आएगी व्हेन पेयर मेक्स पेमेंट, पेयर ईमानदारी से पेमेंट कर दे। यहाँ पे एंडोर्सी को, यहाँ पर बैंक को ईमानदारी से पेमेंट कर देगा, कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अब अगला केस आया, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, डिसऑनर का। ड्यू डेट आई, ठीक है। अब डिसऑनर के केस में भी ड्यू, देखो कई केसेस बनेंगे, ठीक है। डिसऑनर के केस में भी कई केसेस बनेंगे। क्या क्या केसेस बनेंगे देखना। यार क्या क्या केसेस बनेंगे देखो। पहला, रितु ने ही होल्ड कर रखा था, रितु को ही पैसे चाहिए थे, ठीक है ना। रितु ने ही होल्ड कर रखा था और रितु को ही पैसे चाहिए थे, लेकिन हमारे बिट्टू जी ने लास्ट मोमेंट पे बोला, मैडम रितु जी हम आपको नहीं जानते, हम आपको नहीं पहचानते, और या हम तो हो गए हैं, दिवालिया निकल गया हमारा, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। ऐसा क्या? अब आप हमको पैसा नहीं दे सकते क्योंकि बिल्स रिसीवेबल की वैलिडिटी भी खत्म, ठीक है ना, वो भी खत्म। होल्ड किया हुआ था तो इनके पास बिल्स पड़े हुए थे ना, देखो इनके पास बिल्स पड़े हुए थे। बिट्टू जी का तो अकाउंट सेटल हो गया है, ये डेबिट हो गए थे, क्रेडिट हो गए थे, बिल्स रिसीवेबल पड़े हुए थे इनके पास। तो अब डिसऑनर हो गया, होल्ड रखा हुआ था इन्होंने करके, बिट्टू जी पे भरोसा था रितु जी को कि नहीं बिट्टू जी तो हमारा पैसा देंगे 3 महीने बाद, लेकिन बिट्टू जी बोले हम आपको नहीं जानते पहचानते, कौन हो भाई, कहाँ से आई हो, हम पैसा नहीं दे सकते, हम दिवालिया हो गए हैं, हम पैसा नहीं दे सकते, बिल्कुल मना कर दिया, हम पैसा नहीं दे सकते। अब भैया जब बिट्टू जी ने मना कर दिया हम पैसा नहीं दे सकते, तो एंट्री तो डालनी पड़ेगी। क्या डालनी पड़ेगी? पैसा तो हमें बिट्टू से लेना है, तो बिट्टू को डेटर बनाना पड़ेगा ना, तो बिट्टू अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, ओके। पहला केस तो ये हो गया। अब दूसरा केस में क्या था? एंडोर्समेंट कर रखी थी रितु ने, किसको दे रखे थे बिल? रितु ने बिल दे रखे थे सीता को 10,000 के, और कहा था कि 3 महीने बाद आके बिट्टू तुमको पेमेंट कर देगा। सीता बोली ठीक है, हम बिट्टू से पेमेंट ले लेंगे। अब बिट्टू जी ने क्या किया? बिट्टू जी ने सीता जी को बोला हम नहीं जानते सीता वीता जी को, हम तो रितु जी को जानते हैं, हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे। डिसऑनर कर दिया, ये बोल दिया हमारा दिवालिया निकल गई, हमारे पास पैसे वैसे नहीं, हम पेमेंट नहीं करेंगे। अब सीता जी भागते भागते पहुंची रितु के पास, बोली कि वही बिट्टू भैया तो बोल रहे हैं हम पेमेंट नहीं करेंगे, हम हमारा दिवालिया निकल गया, हमें पहचानते ही नहीं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, पेमेंट करने से साफ मना कर दिया। अब भाई पेमेंट करने से बिट्टू ने मना कर दिया, लेकिन सीता तो क्रेडिटर रितु की है, सीता तो पैसा मांगेगी रितु से कि नहीं भाई हमको पैसा दो। अब बुक से देखो सीता को एज ए क्रेडिटर हटा दिया था, देखना हटा दिया था ना, सीता के अकाउंट को डेबिट करके बीआर देके सीता क्रेडिटर को कंप्लीट समाप्त कर दिया था, ठीक है, सेटल ऑफ कर दिया था। लेकिन अब जब पैसा नहीं दिया तो सीता को फिर से क्रेडिटर बनाना तो पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ना, तो सीता को फिर से क्रेडिटर बनाएंगी, और बिट्टू से पैसा लेना है तो बिट्टू को फिर से डेटर बनाएंगी, यही तो करेंगी। बिट्टू अकाउंट डेबिट टू सीता, समझे?
रितु को पैसा किससे लेना है? देखो, रितु को पैसा किससे लेना है? बिट्टू से लेना है ना, ठीक है। और देना किसको है? सीता को। अब जब बिट्टू ने मना कर दिया तो फिर से बिट्टू को उसने डेटर बना लिया और सीता को लाइबिलिटी। अब आते हैं अपन अपने इसके लास्ट केस में। अगर क्या होता, अगर हमने डिस्काउंटिंग के लिए दिया होता, क्या होता? हमने डिस्काउंटिंग के लिए दिया होता। देखो, रितु ने डिस्काउंटिंग करा ली होती। क्या करा ली होती? रितु ने डिस्काउंटिंग करा ली होती। बैंक को बीआर दे दिया, बैंक से पैसे ले लिए। अब 3 महीने बाद जब बैंक पहुंचा बिट्टू भैया के पास, बोला बिट्टू भैया पैसे दे दो, पैसे दे दो। बिट्टू भैया बोले नहीं, हमारे पास पैसे ही नहीं, हम पैसा नहीं दे सकते। बैंक बोला ऐसे तो नहीं बनेगा, हम तो ठहरे बैंक। अब बैंक तो बैंक पहुंच गया रितु के पास। बैंक किसके पास पहुंचा? बैंक पहुंच गया रितु जी के पास। बैंक बोला रितु से कि बिट्टू भैया हमको पैसे नहीं दे रहे, अब तुम हमको पैसा दो। क्या है? तुम हमको पैसा दो। अब रितु बोली ठीक है भैया, हम आपको पैसा देते हैं। क्या बोली? हम आपको पैसा देते हैं। तो इन्होंने बैंक को पैसा दे दिया, ठीक है। और बिट्टू से पैसा तो इनको लेना है, तो बिट्टू को फिर से अपना डेटर बना लिया। तो बिट्टू अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आ गया कि हम मैच्योरिटी पे क्या डालेंगे, होल्डिंग पे क्या डालेंगे, और जब हम बीआर को या बिल्स रिसीवेबल को इशू करेंगे तो क्या जर्नल एंट्री डालेंगे। आज की क्लास को रखते हैं यहीं। कल मिलते हैं इसके फर्दर टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के टर्म्स और इसका करेंगे एक एग्जाम्पल। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।